हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम जो है वो 7 तारीख को होने वाला है। और इस बार का जो पेपर होगा तो शायद कुछ लेंदी हो सकता है, क्योंकि पिछले बार की तुलना में इस बार थोड़ा सा हार्ड हो सकता है क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ, यानी कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से हवा में बड़ी मात्रा में क्या रिलीज होता है। ठीक है, यानी कि क्या निकलता है। तो आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन इनटू एयर, सल्फर इनटू एयर, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एयर या ऑक्सीजन इनटू एयर। अगर हिंदी में देखें तो नाइट्रोजन, हवा में सल्फर निकलती है या हवा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है या हवा में ऑक्सीजन निकलती है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एयर, यानी कि जब भी हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि CO2। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि डैश इज द फेनोमेनन इन विच द अर्थ रिटेन्स हीट, यानी पृथ्वी द्वारा उष्मा को बनाए रखने की घटना को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या नाम से जानते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसके वजह से हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अगर पूछा जाए कि हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर यानी औसत तापमान कितना है, तो आपको याद रखना है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर 15 डिग्री ना हो, अगर 16 डिग्री भी अगर हो तो आपको 16 टिक लगा देना। ठीक है, तो आप ऑप्शन देके टिक लगाएंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, यानी वायुमंडल में ओजोन परत की उपस्थिति का सर्वप्रथम अवलोकन किसके द्वारा किया गया था। तो आपको ये नाम याद रखना है, ये साइंटिस्ट हैं चैपमैन, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि ओजोन लेयर के बारे में। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है कि ये चैपमैन नाम है इनका। ठीक है, यानी ओजोन लेयर का जो प्रेजेंस है, यानी एटमॉस्फेयर में ओजोन परत का जो उपस्थिति है, उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, चैपमैन ने। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द बायोस्फीयर रिजर्व लाइज इन वेस्टर्न घाट्स, यानी वेस्टर्न घाट्स में यानी पश्चिमी घाट में जो बायोस्फीयर है, यानी जीवमंडल अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कौन सा है। तो नीलगिरी है, आपको ध्यान रखना है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वो कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट्स में, यानी पश्चिमी घाट में, पश्चिमी तट में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नवीकरणीय या समाप्त होने योग्य प्राकृतिक संसाधन है, इनमें से कौन सा है। अब देखिए नाम में लगा है रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल, यानी कि उसको हम रिन्यू भी कर सकते हैं, और वो अगर हम कंटिन्यूसली उसका यूज किए तो वो एग्जॉस्ट हो सकता है, मतलब खत्म भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा वन, यानी कि फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट हमारा कैसा है, रिन्यूएबल भी है और एग्जॉस्टिबल भी है। बाकी जो ऑप्शंस हैं जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारे कैसे हैं, नॉन रिन्यूएबल है। ये सभी कैसे हैं, नॉन रिन्यूएबल, यानी जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते या रिसाइकल नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल हैं। और ये कैसे हैं, एग्जॉस्टिबल है, यानी कि ये खत्म भी हो सकते हैं, यानी खत्म हो जाएंगे अगर हम कंटिन्यूसली इसका यूज करते जाएंगे तो ये क्या होंगे, नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल। ये कौन है, कोल है, पेट्रोल है और मिनरल्स है। बाकी वन जो हमारा हुआ यानी फॉरेस्ट जो है वो कैसा है, रिन्यूएबल है और एग्जॉस्टिबल है। तो आपको कंसेप्ट को ध्यान रखना है। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस ज्यादा डील करने से कोई फायदा नहीं जब तक कि आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो। तो आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल्स इन इंडिया इज, यानी हमारे भारत में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन डैश है, कौन सा है। तो हमारे इंडिया में जो ज्यादा मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन वो है कोल, है ना। यानी कि जितना भी हमारे यहाँ पे पावर प्लांट वगैरह चल रहा है सारा किस कौन सा बेस्ड पे है, कोयला के बेस्ड पे, यानी कोल बेस्ड है सारा। ठीक है, और हमारे इंडिया में क्या कोल ज्यादा सस्ता है। ठीक है, बाकी की तुलना में, चाहे नेचुरल गैस हो, पेट्रोलियम हो। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द गैसेस लेयर विच सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड, यानी पृथ्वी को घेरने वाली गैसीय परत को क्या कहते हैं। तो उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहेंगे, हिंदी में वायुमंडल। ठीक है, यानी पृथ्वी को घेरने वाली गैसीय परत को क्या कहते हैं, वायुमंडल, यानी एटमॉस्फेयर।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मेक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी टू ऑल द अक्रॉस स्टेट, यानी भारत में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये कौन है? तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु एक ऐसा हमारा राज्य है भारत का जिन्होंने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले अपने रूफ सभी घरों की छत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी कर दिया है। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी कर दिया है, जरूरी, अनिवार्य रूप से। ठीक है, वहाँ के जो राज्य सरकार है उनको सब्सिडी भी देते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने के लिए। ठीक है, और सभी को वो अनिवार्य किया गया है। तो वो कौन है? तमिलनाडु, जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि बायोटिक रिसोर्सेस इंक्लूड, यानी जैविक संसाधनों में शामिल है, यानी जिन्हें हम जैविक संसाधनों में शामिल करते हैं। तो ऑप्शन है प्लांट एंड एनिमल्स, ह्यूमन पॉपुलेशन, कोल एंड ऑयल और ऑल द अबव, यानी पौधे और जानवर, मानव जनसंख्या, कोयला और तेल, और ये उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी ऑल ऑल द अबव, यानी उपरोक्त सभी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओजोन लेयर इन कॉलम इज मेजर्ड बाय। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि ओजोन परत की लंबाई को डैश से मापा जाता है। ओजोन जो लेयर है उसका थिकनेस बोलिए या कॉलम बोलिए, उसको हम लोग मेजर करते मापते हैं। तो किसमें मापते हैं? डॉब्सन यूनिट में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, डॉब्सन यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, डॉब्सन यूनिट ओजोन लेयर के लिए है, और नॉइज जो है उसके लिए हम लोग डेसिबल यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, खास करके हिंदी मीडियम वाले का। ठीक है, तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फॉलोज विच प्रिंसिपल, यानी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किस सिद्धांत का पालन करता है? तो किस इसमें हम लोग पढ़े हैं 3R, ये 3R पे बेस्ड है। अब 3R क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। मतलब पहले हम क्या करेंगे? अपशिष्ट को कम करेंगे, फिर पुनः उपयोग करने का कोशिश करेंगे, फिर पुनः चक्रण करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना, 3R प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है विच एक्ट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया, हमारे भारत में। ठीक है, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है, कौन सा एक्ट बनाया गया है? तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, चिपको मूवमेंट किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण के लिए, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, यानी फॉरेस्ट को बचाने के लिए चिपको मूवमेंट हुआ था। ये चिपको मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? तो आपको याद रखना है, उत्तराखंड में। ठीक है, कौन सा रीजन में? टेहरी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल। ठीक है, इनके लीडर कौन थे? गौरा देवी, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, और चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, ये याद रखना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है फूड चेन रिप्रेजेंट, यानी खाद्य श्रृंखला किसका प्रतिनिधित्व करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो ऊर्जा के प्रवाह को, है ना, यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी को। ठीक है, यानी फूड चेन क्या रिप्रेजेंट करता है? यानी फूड चेन से क्या होता है? फ्लो ऑफ एनर्जी वो चलता जाता है एक एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि सॉइल इरोजन इज मेनली कॉज्ड बाय, सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन मतलब मृदा अपरदन, मुख्यतः निम्न कारणों से होता है। तो किन के कारण, किस कारण से होगा? डिफॉरेस्टेशन से। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई करने से मृदा का अपरदन होता है। बाकी वृक्षारोपण, वनीकरण, फसल चक्र, ये सब सारा क्या है? सॉइल के लिए अच्छा होता है। बट सॉइल इरोजन के लिए कौन जिम्मेदार है? वनों की कटाई, यानी डिफॉरेस्टेशन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूड, फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन में हम शामिल करते हैं, तो किसी किसी किसको हम जीवाश्म ईंधन में शामिल करते हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये हमारे क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है, यानी जीवाश्म ईंधन है, यानी कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इज कॉल्ड। ठीक है, यानी पौधों और पशुओं के अपशिष्ट से हम ऊर्जा को जो प्राप्त करते हैं, तो वो उसे हम किस कौन सी ऊर्जा के नाम से जानते हैं, या वो कौन सा ऊर्जा है? उसे हम बायोमास ऊर्जा कहते हैं, यानी बायोमास एनर्जी। ठीक है,
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम इंक्लूड, एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में हम शामिल करते हैं किसे, कि कौन कौन सा इसमें शामिल है, तो पॉन्ड, लेक, रिवर और ओशियन, यानी तालाब, झील, नदी, महासागर, ये सभी क्या है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है, मतलब जलीय है। ठीक है, तो एक्वाटिक जहां भी नाम एक्वाटिक आ गया, एक्वा आ गया, तो एक्वाटिक का मतलब होता क्या, वाटर यानी जल। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप आपके आएंगे, और आई होप कि इससे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हो और यूजफुल हो। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सपोर्ट आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।